नमस्कार साथियों। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति के सिद्धांत एवं विभिन्नताओं के 6 नंबर के पार्ट में आप और हम लोग कुछ टर्म पर चर्चा करेंगे, कुछ शब्द पर चर्चा करेंगे, कुछ शब्दावली पर चर्चा करेंगे। उसका रीजन है कि इन शब्दों को समझे बिना आप और हम लोग किसी भी प्रकार से जेनेटिक्स को नहीं समझ सकते। उसका सीधे सीधे कारण है कि इनके मीनिंग को समझकर ही उस लाइन के मीनिंग को समझा जा सकता है। यदि उस इन शब्दों का जो मेंडल ने जो टर्म उपयोग किए थे, जो जिसको टर्मिनोलॉजी कहा जाता है, यदि ये टर्मिनोलॉजी आप और हम लोगों ने नहीं समझी तो निश्चित तौर पर मैं ये समझता हूं कि आप लोगों की जेनेटिक्स 100% अधूरी है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। इस वजह से सबसे पहले आप और हम लोग इन टर्म का मीनिंग समझ लें कि क्या मीनिंग होता है, उसके बाद जेनेटिक्स के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मेंडल्स ने जो वर्ड उपयोग किए थे उन वर्डों के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। तो सबसे पहला जो वर्ड मतलब जैसे बताया जाए कि क्रॉस क्या होते हैं। क्रॉस का मतलब होता है दो जीवों का मिलन। बुक्स में कुछ भी दिया हो आप तो ये मान के चले सीधे सीधे दो जीवों का जो मिलन होता है वह क्रॉस कहलाता है। अब ये जीव मिलन कौन से होते हैं? मेल और फीमेल का सेक्सुअली रूप से मिलान। क्या यहां मैं लिख देता हूं, मेल एंड फीमेल को ठीक है, मेल एंड फीमेल को सेक्सुअली रूप से मिलान क्या कहलाता है? क्रॉस कहलाता है। तो सीधे सीधे मैंने लिखा है, इसी वजह से दो जीवों का मिलन मैटिंग क्या कहलाता है? क्रॉस कहलाता है। अब दूसरा वर्ड आता है फिर संकरण क्या होता है या हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन में बताया जाता है एक ही जाति के, मैं लिख रहा हूं देख लीजिए, एक ही जाति के दो भिन्न लक्षणों वाले मेल फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल का मिलन। मैं मिलन वर्ड यानी कि क्रॉस, यहां आप क्या लिख सकते हैं? क्रॉस लिख सकते हैं। क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। बिल्कुल क्लियर कट कर लीजिए कि इसमें दो डिफर कैरेक्टर वाले मेल और फीमेल को जब आपस में क्रॉस कराया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? हाइब्रिडाइजेशंस कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशंस कहा जाता है। और फिर एक वर्ड आता है संकर, या जिसको हाइब्रिड कहा जाता है। विशेष ध्यान रख ले, संकर में ये वाला सा बन रहा है, सीटी वाला सा नहीं बन रहा। नहीं, भगवान शंकर हो जाएंगे। जय जय नमो देवाय। तो इस हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप, क्या हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप जो ऑफ स्प्रिंग प्राप्त होती है उसी को क्या कहा जाता है? संकर कहा जाता है। तो मैं लिखने जा रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप
उत्पन्न ऑफ स्प्रिंग संकर कहलाते हैं। क्या कहलाते? ऑफ स्प्रिंग क्या कहलाते? संकर कहलाते हैं। यानी कि संतान जो पैदा होती है, क्रॉस कराने पर, मैटिंग कराने पर जो संतान उत्पन्न होती है मुख्य रूप से, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप, तो उसको क्या कहा जाता है? संकर कहा जाता है। जैसे कि आप मार्केट में चले जाओ, विभिन्न प्रकार के जो सीड्स की दुकानें होती है, वहां लिखी रहती है हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड सीड्स मतलब कि आनुवांशिक तौर पर दो भिन्न सीड्स को मिलाकर मुख्य रूप से जो बनाया गया है। क्या आनुवांशिक तौर पर दो भिन्न सीड्स हैं, उनको मिलाकर मुख्य रूप से आपस में एक नए सीड्स को डेवलप किया गया। जेनेटिकली डिफर टू सीड्स, जेनेटिकली रूप से जो डिफर टू सीड्स हैं, इनको आपस में क्रॉस कराया, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से जो बीज सीड प्राप्त हुए उसी को क्या कहा गया? लिखा रहता है बड़े बड़े अक्षरों में हाइब्रिड सीड। तो आप और हम लोग आसानी से ले लेते हैं, भले ही कैसे भी किया गया हो। ठीक है, तो ये विषय ध्यान रखना, संकर या संकर। फिर इसके बाद मुख्य रूप से जो अगला आता है युग्म विकल्पी एलील्स या एलिलोमॉर्फ भी बोल देते हैं। एलील्स या एलिलोमॉर्फ भी मुख्य रूप से कहा जाता है। तो भाई ये क्या होते हैं? एलिलोमॉर्फ या एलील्स क्या होते हैं? एक ही कैरेक्टर के दो विकल्प, एक ही कैरेक्टर के दो विकल्प दर्शाने वाले समजात गुणसूत्र के समान लोकाई पर स्थित जीन के जोड़े को एलील्स कहा जाता है। क्लियर? एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चों, एक ही कैरेक्टर के दो विकल्पों, एक ही कैरेक्टर के दो विकल्पों को दर्शाने, जैसे मैं बनाने जा रहा हूं, देखिए ये कोई एक कैरेक्टर है जिसको मैं बोल रहा हूं टॉल। चलिए, एक ही कैरेक्टर को दो विकल्प दर्शाते, ये विशेष ध्यान रखें। तो टॉल को दर्शाया ये टीटी से दर्शाने वाले समजात गुणसूत्र के समान लोकाई पर, मतलब समजात गुणसूत्र मतलब ऐसा गुणसूत्र जिस पर जो एक लक्षण को दर्शाने वाले जो जीन वो कैसे है? समान हो। मतलब एक ही लक्षण को दर्शाने वाले, मतलब चाहे लंबाई को दर्शा रहे हैं, लेंथ को दर्शा रहे हैं, तो इस गुणसूत्र पर वह विशिष्ट स्थान, गुणसूत्र पर उपस्थित वह विशिष्ट स्थान जिस पर किसी लक्षण के लिए जीन या एलील पाए जाते हैं, किसी लक्षण के लिए जीन या एलील पाए जाते हैं, उस विशिष्ट स्पेशल प्लेस को, ये वाला ये जीन है, ये क्या है? जीन है। और जीन क्रोमोसोम के जिस प्लेस पर पाया जा रहा है उस प्लेस को लोकस क्या कहा जा रहा है? उस विशिष्ट स्पेशल प्लेस को क्या कहते हैं? लोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकस कहा जाता है। तो स्वाभाविक है, मैं पढ़ा रहा हूं युग्म विकल्प या एलील, यानी सीधे सीधे कह दिया एक ही कैरेक्टर के दो विकल्प, एक ही कैरेक्टर के दो विकल्प दर्शाने वाले समजात गुणसूत्र के समान लोकाई पर स्थित जीन या एलील के जोड़े को एलील कहा जाता है या एलिलोमॉर्फ के नाम से जाना जाता है। ये विशेष चीज मुख्य रूप से ध्यान रखें। इस एलिल्स वर्ड का प्रयोग या खोज मुख्य रूप से वेटसन और सॉन्डर्स साइंटिस्ट थे। वेटसन तथा सॉन्डर्स साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1902 में 1902 में मुख्य रूप से प्रयोग किया था। एलिल्स वर्ड का यूज किसने किया था? वेटसन तथा सॉन्डर्स ने 1902 में किया था। एक बार पुनः सुन लें, एक ही कैरेक्टर के दो विकल्पों को दर्शाने वाले
समजात गुणसूत्र के समान लोकाई पर स्थित जीन के जोड़े को एलील्स कहा जाता है या युग्म विकल्पी कहा जाता है या एलिलोमॉर्फ के नाम से जाना जाता है। और क्रोमोसोम का वह स्पेशल प्लेस जिस पर ये जीन या एलील प्रेजेंट हैं उसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? लोकस या लोकाई के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जा रहा है? लोकस या लोकाई कहा जाता है। ये मुख्य रूप से क्या हुआ? युग्म विकल्प। फिर दूसरा वर्ड आता है, एक दूसरे से रिलेटेड है, सम युग्मजी, विषम, दोनों शब्द एक ही जैसे हैं, विषम युग्मजी। ये होमोजाइगस और ये हेटेरोजाइगस। ये अभी मैं बार बार इस जगह आऊंगा, विषय ध्यान रख लेना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अपन समझते सम युग्मजी। सम मतलब समान, सम मतलब समान। तो किसी कारक के दोनों एलील समान हो, किसी फैक्टर के कारक फैक्टर जो वर्ड यूज किया था वो मेंडल्स ने यूज किया था। मेंडल्स का मानना ये था कि जब कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो संरचनाएं या जो स्ट्रक्चर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ले जा रहे हैं उनको मुख्य रूप से फैक्टर या कारक नाम दिया। जॉनसन साइंटिस्ट ने 1908 में इन्हीं फैक्टर को, मेंडल्स वाले फैक्टर को, कारक को 1908 में जीन वर्ड यूज किया था। तो ये विशेष ध्यान रखना। तो समयुग्मजी या होमोजाइगस मुख्य रूप से क्या मैं बता रहा था? किसी फैक्टर के दोनों एलील जब समान हो। देख लीजिए, ये एक फैक्टर है, वह क्या है? लंबा, लक्षण लंबा है, बौना हो सकता है, लंबाई भी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी ये दोनों कारक जब समान है, दोनों जीन समान है, देख लीजिए, तब इस स्थिति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? होमोजाइगस। क्या कहते हैं? किसी कारक के दोनों एलील किसी भी लक्षण के लिए जो जीन या एलील हैं जब दोनों समान होते हैं तब इसको क्या कहा जाता है? समयुग्मजी या होमोजाइगस कहा जाता है। विषम युग्मजी, विषम युग्मजी की मतलब किसी भी लक्षण के लिए जो विकल्प दर्शाए गए हैं वो भिन्न हो। कैसे हो? भिन्न हो। मुख्य रूप से जो कारक है, कारक का जोड़ा जो है, एलील है, जीन है, वो कैसे हो? किसी लक्षण के दोनों भिन्न हो, लेकिन लक्षण एक ही प्रदर्शित हो रहा है। लक्षण एक ही प्रदर्शित होगा, और वो लक्षण कौन सा प्रदर्शित होगा? जो मुख्य रूप से डोमिनेंट होगा, जो प्रभावी होगा, वही लक्षण प्रदर्शित होगा। इस स्पेशल विशिष्ट स्थान पर ये भी स्थित हो सकता है और ये भी स्थित है। दूसरा ये विशिष्ट स्थान ये भी स्थित है, ये भी स्थित है। तो ये मुख्य रूप से कंडीशन क्या कहलाई जा रही है? होमोजाइगस। और ये कंडीशन क्या कहलाई जा रही है? हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मजी। क्या कहलाई जा रही है? विषम युग्मजी कहलाई जा रही है। तो स्वाभाविक है इस विषम युग्मजी वाली स्थिति में आप और हम लोग देखते हैं आकर कि जो कारक के जोड़े हैं, एक अलग है, दूसरा अलग है, यानी कि दोनों जस्ट डिफर हैं। तो लक्षण कौन से व्यक्त करेगा?
लक्षण वही व्यक्त करेगा जो डोमिनेंट होगा। और आपको तो पता ही नहीं है कि डोमिनेंट कौन सा है। जब इनको क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस कराने पर जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, F1 जनरेशन प्राप्त होती है, F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर शो होते, जो लक्षण दिखाई देते हैं, तो उससे ये लगाया जाता है आइडिया कि यही लक्षण दिखाई देने वाला डोमिनेंट है और दूसरा जो लक्षण है वह छुपा हुआ होगा। अर्थात इस हेटेरोजाइगस में देखिए, ये जो कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, और स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव है। अर्थात यह प्रभावी और यह अप्रभावी। तो क्या डेफिनेशन आप दे सकते हैं? क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है वह अप्रभावी होता, वह प्रभावी होता है, सॉरी, वह प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है। और जो लक्षण, जो जीन, जो एलिल्स छुपा हुआ रहता है वह मुख्य रूप से क्या होता है? वह रिसेसिव एलिल्स होते हैं, वह रिसेसिव जीन होते हैं, और इन पर जो लक्षण होते हैं वह रिसेसिव या अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिसेसिव या अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो एक ये भी वर्ड जो थे डोमिनेंट और रिसेसिव भी मुख्य रूप से इनके द्वारा उपयोग किए गए थे। तो ये चीज देख लीजिए। फिर बताया जाता है जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये भी मुख्य रूप से दो शब्द हैं। इनका प्रयोग जॉनसन ने किया था। जीनोटाइप क्या होते हैं? किसी भी जीव के जीन का वितरण, किसी भी जीव का आनुवांशिक संगठन जीन होता है, इसका जो वितरण है वह मुख्य रूप से क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। वह क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। जब किसी जीव के बाह्य रूप को देखते हैं और जो लक्षण दिखाई देते तो उसको कहा जाता है फिनोटाइप। क्या कहा जाता है? फिनोटाइप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, चलिए, कि ये कैपिटल टी और दूसरा लक्षण मैं ले रहा हूं स्मॉल टी, ये लंबा है और ये बौना है। इसको क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी जो प्राप्त होती है टी और टी, यानी लंबी प्राप्त हुई। कैसी प्राप्त हुई? लंबी प्राप्त हो गई। तो लंबी आपने कैसे कहा कि कैपिटल टी पाया जा रहा है? ये कैपिटल टी डोमिनेंट जीन है, इस पर इसके डोमिनेंट जीन है जो मुख्य रूप से रिसेसिव को दबाने का कार्य कर रहा है। तो ये तो हो गया प्रभावी अप्रभावी। F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर शो हो रहा है वह है डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है, और इस डोमिनेंट कैरेक्टर के जीन डोमिनेंट जीन कहलाते हैं। और जो कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है उसको रिसेसिव कैरेक्टर कहा जा रहा है, और रिसेसिव कैरेक्टर के जो जीन होते हैं वो रिसेसिव जीन कहलाते हैं, कहलाए। अब बात कर रहे थे जीनोटाइप का। अब स्वाभाविक है कि ये वाला जो लक्षण है, इसकी जो मैं बात कर रहा हूं, ये आपको देखने पर लंबा है, लॉन्ग है, टॉल है, लेकिन ये भी तो टॉल है, ये भी तो टॉल है। ये वाला देख लीजिए, एक होमोजाइगस स्थिति है, एक हेटेरोजाइगस स्थिति है, लेकिन कैरेक्टर क्या है? टॉल है, लंबा है। तो उस स्थिति में मुख्य रूप से कहा जाता है सीधे सीधे कि जब उसकी जीनिक संगठन को देखते हैं, जीनिक संगठन को देखते कि वह कौन सा वितरण है उस पर, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है। लेकिन बाहरी रूप से देख रहे हैं, बाहरी रूप से देख रहे हैं तो इन दोनों को लक्षण टॉल ही है। इन दोनों का लक्षण क्या है? टॉल है। तो ये मुख्य रूप से जो कहलाता है ये फिनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? फिनोटाइप। तो सीधे सीधे कह दो, बिल्कुल सिंपल भाषा में, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, सीधी सीधी सिंपल भाषा में, लैंग्वेज में कह दीजिए, एक्सटर्नल मॉर्फ को देखने पर जो कैरेक्टर दिखाई देता है वह फिनोटाइप,
लेकिन जब इसकी जीनिक स्टडी, जीनिक डिस्ट्रीब्यूशंस की स्टडी करते हैं तो जो जीनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वह जीनोटाइप कहलाता है। वह क्या कहलाता है? जीनोटाइप के नाम से जाना जाता है। वो इस एग्जाम्पल के द्वारा आपने समझा। तो ये क्या होता है? जीनोटाइप और फिनोटाइप। क्लियर? तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए, तो इसके बाद आता है बैक क्रॉस। बहुत अच्छे शब्द हैं। अच्छे से मेरा मीनिंग है कि इन वर्ड को बिना समझे आप जेनेटिक्स नहीं समझ सकते, पढ़ सकते। ये मेरा लिखित में दावा है, रजिस्टर में मैं लिख के दे सकता हूं। यदि कोई एक स्टूडेंट मिल जाए इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट और उसका मीनिंग मुझको 10 मिनट बाद बता दे तो भूल जाएगा। अब आपने कहा कि सर 10 मिनट बाद की क्यों चर्चा कर रहे हैं, मैं तो अभी याद करके अभी बता रहा हूं। तो उसका रीजन है कि तुरंत ही रट लोगे तुरंत, लेकिन मैंने तुमको बातों में उलझा दिया तो गए काम से। तो देखिए, बैक क्रॉस, बैक क्रॉस क्या होते हैं? देखिए, सीधे सीधे आप आ जाइए। अब मैं एक ही कैरेक्टर को लेके चर्चा बार बार किया करूंगा। तो देखिए, ये लक्षण कैसा है? वन पेयर जो है सीधे सीधे ये टॉल है, और दूसरा कैरेक्टर जो है वो ये है। ये कैसा है? ड्वार्फ है। कैसा है बेटा? ड्वार्फ है। सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। मैं यहां आपको एक बार पढ़ाऊंगा तो जिससे सारी चीजें बार बार ना आए। तो सबसे पहले आपको गैमेट्स बनाना आना चाहिए। तो गैमेट्स ये बन गए, एक गैमेट्स ये, दूसरा गैमेट्स ये, एक गैमेट्स ये और दूसरा गैमेट्स ये बन गया। यहां लिख सकते आप और हम लोग गैमेट्स यानी युग्मक। ये तो हो गए आपके युग्मक। इनको क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस, इसका क्रॉस इससे कराओगे तो ये आएगा, इसका क्रॉस इससे कराओगे तो ये आएगा, इसका क्रॉस इससे कराओगे तो ये आएगा, और इसका क्रॉस इससे कराओगे तो भी यही आएगा। तो आपने देखा कि क्रॉस कैसे भी करा लीजिए, कैरेक्टर सेम प्राप्त हो रहे हैं। तो आप और हम लोग अधिक क्यों लिखें? सिर्फ इन दोनों को क्रॉस इस प्रकार से लगाकर यहां लिखकर एक से काम करा दिया। आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि इसका क्रॉस इससे कराए तो ये प्राप्त, इसका क्रॉस इससे कराए तो ये प्राप्त, इसका क्रॉस इससे कराए तो ये प्राप्त, इसका क्रॉस इससे कराए तो, समझ में आना चाहिए। लिखने की आवश्यकता नहीं, आपने समझ लिया ना। तो ये जो क्रॉस कराने पर जो ऑफ स्प्रिंग प्राप्त हो रही है यह F1 जनरेशन कहलाती है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं GEN, F1 जनरेशन कहलाती, F1 पीढ़ी कहलाती है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, F1 पीढ़ी ये है। F1 पीढ़ी में देखिए, अब यहीं से मैं फिर से पीछे जा रहा हूं। F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दे रहा है वह कैसा है? टॉल है। वह लक्षण कैसा है? टॉल है। जबकि इस पर उपस्थित एलील कैसे है? हेटेरोजाइगस स्थिति के हैं। हेटेरोजाइगस देख लीजिए, एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा, यानी हेटेरोजाइगस स्थिति के हैं। तो भाई स्मॉल टी के ये लक्षण किसके शो हो रहे हैं? भाई हमको तो पता नहीं था, हमने तो एक्सपेरिमेंट कर डाला। आपको तो ये पता चला जब ये लक्षण पैदा हुआ, पैदा होने के बाद बड़ा हुआ तो दिखाई दिया कि ये लंबा था। ये कैसा था? लंबा था। उस स्थिति में मुख्य रूप से कह दिया गया कि ये लक्षण लंबा था। यानी कि कुछ लोग कहे कि ये तो लंबा ये भी है और लंबा ये भी है। ये देख लीजिए, तो ये शुद्ध कौन सा लंबा हुआ? अब यही चर्चा फिर से आ गई। देखिए, बार बार वही घूम फिर के वहीं आके नचेंगे अपन लोग। तो ये देखिए, ये हेटेरोजाइगस है, ये होमोजाइगस टॉल है। यानी ये दिखाई दे रहे हैं दोनों,
वह फिनोटाइप लक्षण है। लेकिन जब इसके जीनिक की स्टडी करी, जीनिक की हमने कर ली, ये स्मॉल वाला ये कैपिटल वाला, यानी ये जीनोटाइप कहलाया। ये क्या कहलाया? जीनोटाइप। मुख्य रूप से सरल भाषा में मैंने बताया। ये क्लियर? किसी भी कैरेक्टर के लिए जब समान एलील या जीन होते तब उसको होमोजाइगस, जब भिन्न होते तो हेटेरोजाइगस, और इनके जीनिक संगठन की स्टडी करते हैं या जीनिक संगठन को देखते हैं उनका क्या वितरण है, तब इसको जीनोटाइप, और बाहरी रूप से देख लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? फिनोटाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिनोटाइप कहा जाता है। तो देख लीजिए कि इसको अपने केवल देख लिया कि बाहरी रूप से खड़ा हुआ है कि लंबा है, इसको भी देख ले बाहरी रूप से खड़ा है, लंबा है, लेकिन दोनों लंबे अलग अलग हैं। ये प्योर टॉल है, ये इम्प्योर टॉल है। क्यों? क्योंकि दोनों के मिक्सर से है। तो स्वाभाविक है कि ये जो लक्षण F1 पीढ़ी में दर्शाया गया है, इसमें मुख्य रूप से लंबा लक्षण आया, टॉल आया, लेकिन दो भिन्न जीनों के मिलने से है। तो इस वजह से मुख्य रूप से एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। कैसा है? एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था। तो इनका जब वितरण देखा तो इसी को जीनोटाइप कह दिया, लेकिन लंबाई देखी तो ये फिनोटाइप लक्षण शो हो रहा था। ये तो आपके पुनः एक बार फिर से रिवाइज हो गया, लेकिन आप और हम लोग चर्चा कर रहे थे बैक क्रॉस पर। तो अब आ जाइए, देखिए बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है कि F1 जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग प्राप्त हुई थी, जो संतान प्राप्त हुई थी, उसका क्रॉस पेरेंट्स के किसी भी पेरेंट से कराया जाए। क्या? उसका क्रॉस किसी भी पेरेंट से कराया जाए, चाहे डोमिनेंट हो कि रिसेसिव हो, किसी से भी कराया जाए, तब उसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? बैक क्रॉस। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ये F1 जनरेशन है, सब लोग समझ रहे हैं कि F1 जनरेशन में इनको क्रॉस कराने पर ये संतान प्राप्त हुई थी, तो अब मैंने लिख दिया F1 जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन का, ये F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी पेरेंट से कराया जाए, किसी भी पेरेंट से कराया जाए, तब उसको बैक क्रॉस कहते हैं। विशेष ध्यान रख लेना। जैसे एक पेरेंट्स ये है और दूसरे पेरेंट्स ये, यानी चाहे डोमिनेंट से करा दो चाहे रिसेसिव से करा दो, तो वह घटना मुख्य रूप से क्या कहलाती है? बैक क्रॉस कहलाती है। वह घटना क्या कहलाती है? बैक क्रॉस कहलाती है। लेकिन जब इस F1 जनरेशन, क्या? जब इस F1 जनरेशन का क्रॉस केवल F1 जनरेशन का क्रॉस, ये ध्यान रख लेना, ये लिखा है F1 जनरेशन का क्रॉस केवल और केवल रिसेसिव से कराया जाता है। किससे कराया जाता है? केवल रिसेसिव से कराया जाता है। तब उस स्थिति को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। उस स्थिति को क्या कहा जाता है? टेस्ट क्रॉस। देखिए, जब F1 जनरेशन का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट्स या रिसेसिव दोनों में से किसी से भी करा दिया जाए, तब उसको F1 जनरेशन कहा जाता है। लेकिन F1 जनरेशन का क्रॉस सिर्फ रिसेसिव से कराते हैं, तब उस स्थिति को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। वो ये मैंने दर्शाया हुआ है। ये F1 जनरेशन है, इसका सिर्फ रिसेसिव से कराया ये वाले से, तब उसको क्या कहा गया? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। एक ये चीज आपको याद करना है। एक आता है रेसिप्रोकल क्रॉस, प्रोकल व्युत्क्रम क्रॉस, हिंदी में कहते, शायद नाम से स्पष्ट आपके समझ में आ जाएगा। व्युत्क्रम क्रॉस, सुन लीजिए, मेल स्ट्रेन ए का क्रॉस फीमेल स्ट्रेन
फीमेल स्ट्रेन बी से कराया जाए, मेल स्ट्रेन ए का क्रॉस फीमेल स्ट्रेन बी से कराया जाए, एवं अगला जो व्युत्क्रम होगा मेल स्ट्रेन बी का क्रॉस फीमेल स्ट्रेन ए से कराया जाए। तो ये जो स्थिति होती है, यही स्थिति मुख्य रूप से क्या कहलाती है? रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाती है, यानी एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट जो क्रॉस हो रहा है, तो वही स्थिति मुख्य रूप से क्या कहलाती है? रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाती है। तो सीधे सीधे आप इसका मतलब इस लाइन से समझ लें, क्या? इस लाइन से समझ लें, मेल स्ट्रेन ए का क्रॉस फीमेल स्ट्रेन बी से, और फिर फीमेल स्ट्रेन ए का क्रॉस मेल स्ट्रेन बी से कराया जाए, तो यह स्थिति मुख्य रूप से क्या कहलाती है? रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाती है। रेसिप्रोकल क्रॉस के नाम से मुख्य रूप से इसको जाना जाता है। एक चीज मुख्य रूप से आपको यह पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है आपका जीनोम। यदि ये वर्ड नहीं पूछ पाए तो आप समझ लेना, मतलब कि आप वीडियो को देखने के बाद निश्चित तौर पर मुख्य रूप से समझ सकते हैं इनको। एक बार पुनः जीनोम क्या होता है? देखिए, पॉपुलेशन का जो एक पूरा जो आबादी का वह समूह जिसको कहते हैं, ये एक निश्चित एरिया में रहने वाले जीवों के कुल जीनों को जीन पूल कहते हैं। यानी कि यहाँ एक एनिमल, ये एनिमल, ये एनिमल, ये एनिमल, ये इनके सभी हेरिडिटी यूनिट जो रहती है मुख्य रूप से वह क्या? जीन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण को ले जाते हैं, ये जीन ही ले जाते हैं। क्या? जीन ले जाते हैं। जीन कहाँ स्थित होते हैं? क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम पर कौन से स्थान पर? लोकस वाले स्थान पर। अब लोकस कोई पूछे तो क्या बता दोगे? कि वह स्पेशल प्लेस जिस पर किसी लक्षण के लिए जीन प्रेजेंट होते हैं, उसी को कहते हैं लोकस। क्लियर? ये आप भूलना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना। तो ये आबादी के विभिन्न लोग हैं, ये इनके एक साथ जो हेरिडिटी यूनिट है, एक साथ इनको क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। क्या कहा जाता है? जीन पूल कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? जीन पूल कहा जा रहा है। क्लियर? विशेष तौर पर अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिए कि जीन पूल किसे कहा जा रहा है? किसी आबादी के समूह के समस्त जीन को एक साथ जीन पूल कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? जीन पूल के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। पहली आबादी के सभी जीनों को एक साथ क्या कह दिया? जीन पूल कहा। अब इसके एक जीव की बात मैं करूं, आवृत बीजी पौधे या कोई एंजियोस्पर्म प्लांट्स की मैं चर्चा कर लूं, या ह्यूमन की चर्चा कर लूं, किसी की भी चर्चा कर लूं, उनके पॉलिन ग्रेन, एक की चर्चा चल रही है, एक प्लांट्स की, क्या? एक एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, उनके पॉलिन ग्रेन में, सपोज दैट एग्जांपल है, पॉलिन ग्रेन में 12 क्रोमोसोम है। यदि कोई आपसे अब पूछता है कि उसके लीफ में, उसके रूट्स में, उसके स्टेम के सेल्स में क्रोमोसोम की नंबर क्या होगी, तो स्वाभाविक है इसके जस्ट डबल होगी। यानी 24 स्टेम में, रूट में और लीफ में क्रोमोसोम पाए जा रहे होंगे, 24 क्रोमोसोम। तो जीनो पॉलिन ग्रेन के ये जो क्रोमोसोम है, वह क्रोमोसोम क्या कहलाए? जीनोम कहलाए। क्या कहलाए? यानी हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड जीनोम। अगुणित, क्या? अगुणित जो किसी जीव में गुणसूत्र का जो अगुणित सेट है,
किसी जीव में गुणसूत्र का जो अगुणित सेट है यानी हैप्लॉइड सेट्स आर कॉल्ड जीनोम। लेकिन ये क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं? मुख्य रूप से पॉलिन ग्रेन या कोई मतलब रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, उनके क्रोमोसोम्स को जीनोम कहा जा रहा है। लेकिन ये जो अन्य जो सेल्स हैं, चाहे रूट्स की सेल्स हो, चाहे स्टेम की सेल्स हो, क्या या फिर लीफ की सेल्स हो, इनके क्रोमोसोम में मुख्य रूप से इनके सेल्स की में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? वो जस्ट डबल होगी, यानी डिप्लॉयड रूप में जिसको कहा जाता है। किस रूप में? डिप्लॉयड रूप में मुख्य रूप से जिसको कहा जाता है। तो ये रहते हैं आपके जीनोम, यानी कि सीधे सीधे जीनोम की परिभाषा क्या दे सकते हैं? किसी जीव में गुणसूत्र के अगुणित सेट को मैं लिख देता हूं, ये लीजिए। किसी जीव में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के अगुणित सेट को जीनोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीनोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड जीनोम। तो ये एक वर्ड है मुख्य रूप से आपको जो तैयार करना है। अब इसके बाद मुख्य रूप से कौन सा? देखिए, फिर आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा, डिटेल में आगे बताऊंगा, ठीक है? और डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये क्रॉस क्या होती? किसी लक्षण के मतलब सीधे सीधे कह दो, एक जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर कराया गया क्रॉस। एक जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर कराया गया क्रॉस। तो एक जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर कराया गया क्रॉस। अब कैसे भैया क्रॉस करा दें? देखिए, तो सीधे सीधे मुख्य रूप से बताया जाता है कि ये टी है, टी मतलब टॉल, और टॉल को क्या कह रहे हैं? लंबा। ये विषय ध्यान रख लेना, अब बार बार नहीं आएगा। ये एक जोड़ी विपरीत लक्षण, एक जोड़ी विपरीत लक्षण। तो लक्षण क्या था? लंबाई थी। अब इसके विपरीत क्या? एक लंबा होगा और एक बौना होगा। तो ये दूसरा जो है वह है ड्वार्फ यानी बौना है। ये कैसा? बौना। इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो वही क्रॉस मुख्य रूप से क्या कहलाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। मोनो मतलब एक जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर। फिर आता है दूसरा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में मुख्य रूप से क्या बताया जाता है? यहां एक की जगह बस दो लिख दो। दो जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाए, दो जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाए, यानी टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया जाता है, तब उस कंडीशंस को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड। तो इसमें जैसे कैसे मैं बता दूं, एक लक्षण ये, यानी ये यहां लिखूं अलग से, एक लक्षण तो ये हुआ,
इसका विपरीत कौन सा हुआ, ये हुआ। दूसरा लक्षण ये हुआ, इसका विपरीत कौन सा हुआ, ये हुआ। तो ये लक्षण कौन से हैं, ये देख लीजिए। R फॉर राउंड और Y फॉर येलो, यानी ले लिए, दो लक्षण ले लिए ना, दो जोड़ी हो गए कि नहीं हो गए। अब ये विपरीत है, तो विपरीत राउंड का क्या ले ले, रिंकल्ड ले ले, और इसका क्या ले ले, येलो का ग्रीन। ये विपरीत हो गए। इनको लेकर जब क्रॉस कराया जाता है तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस। और ये मान लीजिए यदि ये पिछले सत्रों में किसी भी स्टेट में यदि एग्जाम नहीं में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ये मान के चलिए इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम पेपर में रखा हुआ है। और मोस्टली डाई हाइब्रिड का क्या मैं आपको बता दूं, डाई हाइब्रिड यदि पिछले सत्रों में, मतलब पिछले सत्र से मतलब 2020 में यदि ये क्वेश्चंस डाई हाइब्रिड क्रॉस का आपके क्वेश्चंस पेपर में नहीं किया गया है तो ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चंस पेपर में हर स्टेट में रखा हुआ है। क्लियर। तो ये मुख्य रूप से डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो सीधे सीधे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड के वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते तब उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं, यानी कॉन्ट्रास्टिंग मतलब विपरीत, विपर्यायी लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाता तब उसको क्या कहते, एक है तो मोनो हाइब्रिड, दो जोड़ी है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थे, ये कुछ टर्म थे जो हेरिडिटी, आनुवांशिकता से संबंधित थे। इनको आपको याद करना बहुत आवश्यक है। और यदि मेरे समझाने में आपको कोई किसी भी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हो तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से आप उनका कमेंट्स बॉक्स में लिखकर उसका मीनिंग द्वारा से पूछ सकते हैं। तो ये है आज की वीडियो के क्वेश्चंस। देखिए क्या है कि क्या क्वेश्चंस हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप वर्ड किन वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किए थे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का मीनिंग क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन, एलील वर्ड किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किए थे, एलील वर्ड किन वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए थे। तो ये है आपके लिए आज क्विज क्वेश्चंस। और इन क्विज क्वेश्चंस के जो बच्चे रेगुलर जवाब देते रहेंगे तो ये मैं कह रहा हूं किसी भी स्टेट्स में जो 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, वन वर्ड आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, पेयर्ड मैचिंग आती है या फिल इन द ब्लैंक आते हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चंस आपका बाहर नहीं जा सकता।